देखिए अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे ऊर्जा का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये होता है कि इंग्लिश में पहले बता दे रहे हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे आपने अभी हमने उस दिन भी एग्जांपल दिया था कि आप अपने हाथ को जब रगड़ते हो तो आप काम कर रहे हो मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा। और जब आप यांत्रिक ऊर्जा का कार्य कर रहे हो उसके बाद क्या हो रहा है, ये कार्य आपके हाथों में थोड़ी देर बाद हीट ऊष्मा के रूप में दिखता है। बिल्कुल ऐसे ही आप पंप से हवा भरते हो। आप सभी लोगों ने साइकिल में अपने हवा भरी होगी। जब पंप से हवा भरते हैं तो थोड़ी देर बाद आप पंप को जब आप छुएंगे तो देखते हैं वो गर्म हो जाता है। यानी काम आपने मैकेनिकल एनर्जी की वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, यानी एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में बदल रही है। बिल्कुल ऐसे ही जुगनू चमकता है, ठीक है, वो कार्य वैसा वाला नहीं है, वहां भी है काम लेकिन वो दूसरी तरीके का काम है। तो क्या है कि आपने पत्थर को एक दूसरे के ऊपर मारा और जब पत्थर मारे तो चिंगारी उत्पन्न हुई और पत्थर गर्म हुए, तो क्या हो रहा है वहां पे मैकेनिकल एनर्जी हीट और लाइट में बदल रही है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश में बदल जा रही है। तो ये सब क्या है चीजें, एक तरीके की ऊर्जा है जो दूसरे तरीके की ऊर्जा में बदल रही है, यानी ऊर्जा का रूपांतरण हो सकता है। ऐसा ही आपने पवन ऊर्जा का नाम सुना है। वायु जो है जब चलती है तो विंड मिल यानी पवन चक्की उसे अपने मतलब वो वायु पवन चक्की के परों को घुमाती है, उन परों के घूमने से डायनामो घूम रहा है और उससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, विद्युत ऊर्जा बन रही है। ऐसे ही जल ऊर्जा है, जब बांध के ऊपर से पानी को नीचे की तरफ छोड़ा जाता है, टरबाइन मूव करते हैं, टरबाइन के मूव करने से विद्युत ऊर्जा बन जाती है। यानी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल जा रही है। यही क्या है ऊर्जा का संरक्षण का नियम है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, बदला जा सकता है, ठीक है, बात समझ में आई। अब यहाँ पे अगली चीज आती है यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। देखिए अगली हेडिंग हमारी क्या होगी, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। अभी हमने आपको बताया कि यांत्रिक ऊर्जा क्या है। यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी है। इसमें दो चीजें मेन है, एक यांत्रिक ऊर्जा में दो चीजें आ रही हैं, ठीक है, आपका गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। यानी कि आपने कहा कि आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, आप साइकिल चला रहे हो, कितनी तेज जा रही है ये उसकी गति की अवस्था है तो गतिज ऊर्जा है, वो जिस स्थिति पे है उसकी स्थितिज ऊर्जा भी है। यानी कि किसी चलते हुए वस्तु में गतिज ऊर्जा भी हो सकती है और स्थितिज ऊर्जा भी हो सकती है। दोनों ऊर्जाओं को मिला दोगे तो कौन सी ऊर्जा बन जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी बन जाएगी। समझ में आई बात या नहीं, इस बात को समझ गए। अब ऊर्जा का संरक्षण क्या कहता है, ऊर्जा के संरक्षण का नियम कहता है कि यांत्रिक ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहेगी, यांत्रिक ऊर्जा खत्म नहीं होगी। यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को जब मिलाओगे तो किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा के बराबर ही आएगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू इन्होंने प्रूव करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि कोई एक m द्रव्यमान का पिंड है, किस द्रव्यमान का है, m द्रव्यमान का पिंड है जो जमीन से h ऊंचाई के ऊपर स्थित है। कहाँ स्थित है, h ऊंचाई पे। यहाँ से और यहाँ की दूरी कितनी है, h, ठीक है, ये हाइट कितनी है, h। ये पिंड यहां से गिरना शुरू करता है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ए के ऊपर अभी है, फ्री फॉल है यानी कि मुक्त रूप से गिर रहा है। इसके अंदर फिलहाल में जितनी भी ऊर्जा होगी वो इसकी यांत्रिक ऊर्जा होगी। ये यहां पे आ जाता है, कुछ समय बाद ये x दूरी तय करता है। कितनी दूरी के तय करता है बेटा, x दूरी तय कर लेता है। तो ये नीचे से कितना ऊंचा रह गया, अब नीचे से कितना ऊपर रह गया, h माइनस x,
समझ में आई बात या नहीं? h माइनस एक्स के बराबर तो ऊंचाई रह गई, इतने तो x को चल लिया। तब ये पॉइंट B पे पहुंचा। जब B पे पहुंचा तब भी इसके अंदर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो किसके बराबर होगी? यानी कि अगर मान लो 2 जूल की ऊर्जा है तो वही 2 जूल की ऊर्जा यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, और ये पॉइंट C यानी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले की बात है, एक क्षण पहले के बस अब ये गिरा, h दूरी पूरी तय कर ली है तो पॉइंट आएगा वो C। ठीक है, तो यहां पे पॉइंट C, पॉइंट A और पॉइंट B पे यांत्रिक ऊर्जा का मान हमेशा एक सा रहेगा। इस बात को हमें सिद्ध करना है और सिद्ध करके आपको ये बताना है कि देखो बच्चों ये बात हमने प्रूव कर दी, क्योंकि साइंस हमेशा प्रूव मांगती है। ठीक है, तो चलिए गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते पिंड का उदाहरण। गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते पिंड का उदाहरण, ये वही है। गुरुत्व के अंतर्गत यानी ग्रेविटी के अंडर में गिर रहा है, ये मुक्त रूप से गिर रहा है, इसका उदाहरण हम लेने जा रहे हैं। तो हम शुरुआत कहां से करेंगे? जब हम लिखेंगे अपना पूरा प्रूफ बनाएंगे तो प्रूफ की शुरुआत कहां से करेंगे? माना द्रव्यमान m का एक पिंड पृथ्वी से ऊंचाई h पर स्थित है। कहां पे? बिंदु A पर स्थित है। ठीक है, फिर कह रहे हैं इसको गिराया जाता है। प्रारंभ में बिंदु A पर वस्तु का वेग कितना है? 0। यहाँ पे प्रारंभिक वेग कितना है? 0 है। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग कितना हो गया? ये सब बातें पॉइंट पकड़िएगा, ये सारी बातें में लिखना मानना। ठीक है, प्रारंभिक वेग कितना हो गया? 0। ठीक है, अब ये यहां से चलना शुरू करता है और x दूरी तय करने में इसका जो वेग होगा वो v हो जाता है, मान लो। ठीक है, 0 से बढ़ के कितना हो जाता है? यहाँ x दूरी तय करने में v हो जाता है। ठीक, तब हम आगे की बात करेंगे। तो पहले हम पॉइंट A की बात करते हैं, एट यानी बिंदु A पर। बिंदु A पर क्या होगा? हमने मान ली चीजें क्या मानी हमने? माना कोई m द्रव्यमान का पिंड जो पृथ्वी से h ऊंचाई की दूरी पर स्थित है, ये बिंदु A पर स्थित है, वहां से ये मुक्त रूप से गिरना प्रारंभ करता है। तब बिंदु A पर यांत्रिक ऊर्जा, बिंदु A पर यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तब इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? गतिज ऊर्जा कितनी होगी? अभी तो मुक्त रूप से गिरना जस्ट शुरू किया, मुक्त रूप से, यानी आपने जो टॉम एंड जेरी देखा है, टॉम एंड जेरी में बिल्ली चूहे का पीछा कर रही है, चूहा भागा और एक क्लेफ्ट है, यानी कि एक ये पहाड़ी, यहाँ पहाड़ी में एक रस्सी लटकी हुई, चूहा आया, चूहा कूदा, उसने रस्सी पकड़ ली और वो तो निकल गया रस्सी लेके। अब बची ये बिल्ली। बिल्ली जब यहाँ आती है तब आपने देखा होगा टॉम एंड जेरी में, ये बिल्ली बेचारी यहाँ खड़ी होती है हवा में, ये खड़ी। अब वो अपने पैर ऐसे करती है, देखती है, तब वो गिरना शुरू करती है। देखा है आपने? यानी कि ये वो क्षण है, इस बॉल का ये वही क्षण है कि ये बॉल अब यहाँ आ गई है, अभी ये गिरना शुरू, बस ये अभी ये देख रही है बस अब हम गिरे, ये उस पॉइंट की बात है। तो वहां तो स्थितिज ऊर्जा ही होगी, गतिज ऊर्जा तो उसमें है नहीं। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी इसकी? समझ में आई बात? क्योंकि गति तो अवस्था है ही नहीं अभी तो। अब स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमने बताया, स्थितिज ऊर्जा जब कभी ऐसी सिचुएशन होती है तो स्थितिज ऊर्जा होती है mg और जितनी हाइट है mgh, बताया हमने आपको फॉर्मूला, mgh हो गई। तो टोटल ऊर्जा कितनी हो गई? कुल ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा कितनी हो गई? यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, तो कितनी होगी? mgh ही हो जाएगी। समझ में आई बात या नहीं? तो बिंदु A पर कुल ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा कितनी हो गई? mgh। क्लियर? एक पॉइंट समझ में आ गया? ये हमने बिंदु A के ऊपर निकाल लिया। सबसे पहले कैसे करेंगे? हमने कहा कि हेडिंग क्या डलेगी? गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते पिंड का उदाहरण। और ये किसके लिए उदाहरण दे रहे हैं? यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण बताने के लिए। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण हमें बताना है, तो हम ये बताना चाह रहे हैं। हम क्यों ये कर रहे हैं? हम ये साइंटिफिकली प्रूव करना चाह रहे हैं कि ऊर्जा हमेशा एक सी रहेगी, चाहे वो बिंदु A हो
चाहे बिंदु बी हो चाहे बिंदु सी हो, यांत्रिक ऊर्जा का मान हमेशा सेम रहेगा। इसको हम सिद्ध करके दिखा रहे हैं। पहले पॉइंट पे हमने यांत्रिक ऊर्जा का मान निकाल लिया कि ये वस्तु बस गिरने वाली ही थी, हमने वहां पे इसकी कुल ऊर्जा निकाल ली, कितनी आई mgh आई, क्योंकि यहाँ गतिज ऊर्जा तो थी नहीं, सिर्फ थी तो स्थितिज ऊर्जा, तो हमने स्थितिज ऊर्जा का मान रख दिया और गतिज ऊर्जा 0 रख दिया, जोड़ा तो mgh ही आ गया। ठीक, अब बिंदु बी पर आते हैं। ठीक, और यहां से थोड़ी सी टेक्निकल बातें शुरू होंगी। बिंदु बी पे अब चूंकि मान रहे हैं सारी चीजें, तो बिंदु बी पे क्या होगा, प्रारंभिक वेग को हम u से लिखते हैं, याद है प्रारंभिक वेग तो 0 था। बिंदु बी तक आते आते इसने मान लो वेग कितना ले लिया है, इसका वेग हो गया बिंदु बी पे आते आते v। भाई ऊपर से चल रहा, जब तुम चलोगे तो कुछ तो वेग आएगा, तब ये जब बॉल हमने ऊपर से छोड़ी तो उसमें वेग आ गया कितना, v आ गया बिंदु बी पे। ठीक, और दूरी कितनी तय करी है इसने, यहां से यहां तक ही तो आया है, x दूरी तय कर ली। तो हम यहां लिखेंगे माना कि पिंड अपनी स्थिति से x दूरी नीचे बिंदु B तक गिर चुका है, बिंदु B तक गिर चुका है, तथा बिंदु B पर उसका वेग v है। समझ में आई बात या नहीं? तो बिंदु B पर उसका वेग कितना हो गया, v हो गया। बिंदु B पर पिंड का वेग है ना, कितना हो गया, v। तब गतिज ऊर्जा कितनी होती है, हाफ mv² होती है। गतिज ऊर्जा कितनी होती है, यही तो फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का। अब v का मान कितना होगा, v का मान कैसे निकालेंगे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, v² = u² + 2gh, है ना, v² = u² + 2gx। यहाँ हम x ले लेंगे, यहाँ v का मान निकालने के लिए v² = u² + 2gh लेते हैं। h क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक कितना चले, अब यहाँ से यहाँ तक h थोड़ी चले, यहाँ तो चले हैं x, तो यहाँ हम ले लेंगे x। समझ में आएगा, u कितना है, u तो है 0, तो v² का मान कितना हो गया, 2gx हो गया। बोलो, देखिए x को बनाने का तरीका यही है, x ऐसे मत बनाइएगा, ये x नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपने यूपी बोर्ड वालों को ज्यादातर ये देखा है ऐसे x बना, तो x को ऐसे ही बनाइएगा। m यहाँ पे v की जगह क्या रख देंगे, g और x रख देंगे, तब गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ m इंटू v² की जगह क्या रख देंगे, 2gx, तो कितना आ जाएगा, mgx आ जाएगा। भाई हाफ हाफ कट जाएगा, mgx आ गया। ठीक, ये क्या निकली इसकी गतिज ऊर्जा, बिंदु B पर गतिज ऊर्जा आ गई, निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे चलेंगे, हम इसे हटा रहे हैं, अब स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। तो गतिज ऊर्जा का मान याद रखना, mgx आया है। ठीक, अब स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो स्थितिज ऊर्जा बिंदु B पे निकालेंगे, कितनी होती है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, है ना, mgh, h क्या नीचे से लेते हैं, यहां से कितनी ऊंचाई है, h माइनस x है, तो इसके लिए हम कर देंगे h माइनस x। ठीक, खोल लो ब्रैकेट, mgh माइनस mgx, तो स्थितिज ऊर्जा आ गई है और गतिज ऊर्जा क्या थी, mgx थी। ठीक है, तो टोटल यांत्रिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी बताओ, दोनों को जोड़ेंगे तभी तो आएगा। यांत्रिक ऊर्जा कितनी हुई, अब बिंदु B पे टोटल कितना हो जाएगा, पहले गतिज ऊर्जा mgx, फिर प्लस स्थितिज ऊर्जा ये वाला mgh माइनस mgx, ये x और ये कट जाएगा, तो माइनस का प्लस का बचा कितना, mgh बचा। तो बताओ बिंदु B पे यांत्रिक ऊर्जा टोटल कितनी आ गई, mgh आई, बिंदु A पे भी तो थी mgh। ठीक है, अब हम आ रहे हैं बिंदु C के ऊपर निकालने में। देखो बिंदु B पे भी उतनी आई, बिंदु A पे भी उतनी थी, अगर C पे भी उतनी आ गई तो इसका मतलब है जो सर कह रहे थे वो बात सही थी, यांत्रिक ऊर्जा का मान कभी बदलेगा नहीं।
गतिज ऊर्जा के रूप में बदल सकती है, वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदल सकती है, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा का मान टोटल कभी भी बदलेगा, उतना ही रहेगा हमेशा। समझ में आई बात? तो अब आते हैं बिंदु सी पर। अब सी पे क्या हुआ, माना बिंदु सी पर वेग कितना हो गया, v डैश हो गया। कितना है, v डैश हो गया। ठीक है, हर जगह हम वेग को अलग ही अलग मानेंगे भाई, क्योंकि वेग तो बढ़ रहा है। आप ऊपर से कोई चीज नीचे भेज रहे हो, अंडर ग्रेविटी आ रही है, उसका वेग तो बढ़ेगा। अच्छा, यहाँ पे ये जस्ट इतना आने वाला है, तो h तो हो जाएगा 0, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी 0। अब जो बचेगा वो क्या होगा, गतिज ऊर्जा ही होगी। गतिज ऊर्जा का मान यहाँ कितना हो जाएगा, बिंदु सी पर पिंड का वेग कितना हो गया, v डैश हो गया। ठीक है, तब गतिज ऊर्जा कितनी होगी, गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ mv²। और v यहाँ क्या है, v डैश स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा। टोटल यहाँ से यहाँ तक चल चुका है अब ना, तो mgh हो जाएगा। तो v डैश स्क्वायर कितना हो गया, 2gh। तो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, इसका मान इसमें रख दो v की जगह, हाफ काइनेटिक ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, m इंटू वी स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया है, ये मान रख दो 2gh। समझ में आई बात या नहीं? तो कितना, ये हाफ से हाफ कट गया, तो कितना mgh। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, mgh। क्या यहाँ पे बिंदु सी पे स्थितिज ऊर्जा होगी, नहीं होगी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा तो ऊंचाई की वजह से होती है, जमीन से तो कोई ऊंचाई रही नहीं गई, वो तो h ने पूरी कर ली। तो अब यहाँ स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी 0। समझ में आई बात? तो टोटल यांत्रिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ दो। गतिज ऊर्जा कितनी आई है, mgh, और इधर स्थितिज ऊर्जा कितनी है, 0। टोटल कितना आया, यानी बिंदु सी पे भी इसका मान कितना आया, यानी बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी तीनों पे मान mgh ही रहा। इसका मतलब यांत्रिक ऊर्जा जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। इस बात को हमने इति सिद्धम सिद्ध कर दिया। ठीक है, बात समझ में आई? ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब घर्षण ना लगे। इस बात को याद रखिएगा। ये डेरिवेशन बहुत आसान लगता है, लेकिन याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे याद करें, क्योंकि इसमें 2-3 फॉर्मूले याद हो जाए लग जा रहे हैं। आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि हमें कुछ चीजें मानना पड़ेगी। मानने में हमें क्या मानना पड़ेगा, सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि एक वस्तु है जो पिंड है, जिसका द्रव्यमान m है, जो बिंदु A के ऊपर है, जो जमीन से h ऊंचाई पे स्थित है। ये मुक्त रूप से गुरुत्व के अनुसार गिर रही है। ठीक है, अंडर ग्रेविटी ये फ्री फॉल हो रहा है। ये पहले A के ऊपर हम निकालेंगे यांत्रिक ऊर्जा, फिर B के ऊपर निकालना है, और फिर C के ऊपर निकालना है। A के ऊपर जब निकालेंगे तो मुक्त रूप से गिर रही है, तो गतिज ऊर्जा तो उसमें अभी है नहीं, तो यहाँ गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, सिर्फ स्थितिज ऊर्जा होगी mgh, तो वैल्यू आ जाएगी ये। बिंदु B के ऊपर थोड़ी टेक्निकल चीज है। यहाँ पे क्या है, यहाँ गतिज ऊर्जा भी निकालना पड़ेगी, स्थितिज ऊर्जा भी निकालना पड़ेगी। गतिज ऊर्जा को निकालने के लिए आपको हाफ mv² की बात करेंगे, और v² = u² + 2gx। पहले x लगाएंगे, फिर यहाँ mgh ये वाला लेंगे, नीचे वाला, यानी जब गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो ऊपर से नीचे कितना चला ये निकालेंगे v, और जब स्थितिज ऊर्जा तो नीचे से कितना ऊंचा बचा ये वाला लगा देंगे। समझ में आई? तब दोनों को जोड़ेंगे तो mgh आ जाएगा। c के ऊपर गतिज ऊर्जा ही होगी, स्थितिज ऊर्जा 0 हो चुकी होगी, इसलिए ये कंडीशन आ जाएगी। समझ में आ गई बात या नहीं? इस तरह से हमारा ये डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आज पूरा हुआ। इसके बाद बस अब एक पावर वाला पॉइंट बचा है हमारा, यानी सामर्थ्य तथा शक्ति वाला बचा है। बस उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो आज बस इतना ही। पावर और शक्ति जो है, यानी सामर्थ्य अथवा शक्ति या पावर, हम कल पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे।